वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज में हम यूपी पीसीएस मेंस में जो जीएस 5 और जीएस 6 ऐड हुए हैं इनके पॉइंट वाइज जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और उसके माध्यम से इसके सिलेबस को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। राइट, तो आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। ये हमारा पॉइंट 7 है सिलेबस का, वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन है राज्य की संचित निधि और आकस्मिकता निधि पर हमको प्रकाश डालना है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट पर हमको थोड़ा सा लिखना है। राइट, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य की जो संचित निधि है और जो आकस्मिकता निधि है इसका उल्लेख किया गया है और संविधान जो आर्टिकल्स है उनको भी आपको ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करना ही होगा। ठीक है, जैसे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 है, 266 क्लॉज 1, इसके तहत राज्य की एक संचित निधि और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग निधि होगी। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं, वो देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त जितने भी प्रकार के राजस्व होते हैं और साथ में ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी ऋण दिए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? आंतरिक और बाह्य ऋण और उन ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई जो धनराशि होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि भी होती है और इसका गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 267 क्लॉज 2। देखिए, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं आपको सब कवर करने हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर उनसे संबंधित कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है तो क्वेश्चन अगर उनसे संबंधित आ रहा है तो आप अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं पर भी उसको आर्टिकल को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो आर्टिकल 267(2) किसकी बात करता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट की, जो कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग निर्मित होती है और राज्यपाल के पास इसमें मौजूद सभी धनराशि का अग्रिम उपयोग करने का अधिकार होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रकार के व्यय के संबंध में विधानमंडल से हमको स्वीकृति नहीं मिल पाती है, उससे पहले ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं हम? गवर्नर जो है उस पैसे के लिए हमें परमिशन दे देता है, हम गवर्नर से वो पैसे ले सकते हैं और बाद में स्टेट लेजिस्लेचर में उसको पास करवाया जाता है और बाद में स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट लिया जाता है। तो आप कंटिजेंसी यानी कि आकस्मिक कोई अगर स्थिति होगी तो उसमें ऐसा ही होता है, उसमें आप लोगों से परमिशन नहीं लेंगे, पहले आप उसका प्रयोग कर लेंगे और बाद में उसके लिए परमिशन ले ली जाएगी। तो उपरोक्त स्थिति में सर्वप्रथम इस आकस्मिक व्यय के संबंध में और उसके पश्चात संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु जो संबंधित राज्य विधानमंडल है उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात आकस्मिकता निधि से निकाली गई अग्रिम राशि को इसी निधि में पुनः स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाद में ये प्रोसेस होता है। तो उपरोक्त निधियों की जो वित्तीय क्षमता है विभिन्न राज्यों में अलग अलग और संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्णय के अधीन होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित। देखिए, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का तो हमें नॉर्मल बस इसी तरह से सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे कि कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कंटिजेंसी फंड में क्या आता है। ठीक है, और हमको याद रखना होगा इसका प्रोसेस कि हम पहले यूज़ कर लेंगे, बाद में स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बस हमें याद रखने हैं और यहाँ पर आप सिंपल बस 2 लाइन का ऐसे
कंक्लूजन लिख सकते हैं। अदरवाइज जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी टॉपिक पर कि इसके बारे में बताइए और आपने उसके सारे फंक्शंस बता दिए, ठीक है, तो उसमें अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अगर उसमें कंक्लूजन नहीं भी लिखेंगे तो वो कई बार चल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि हमें उस क्वेश्चन के कोर डिमांड को, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो उसके सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा 2 लाइन का हो जाएगा अंत इस आंसर का, और हमने दोनों ही फंड्स के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।